बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, आज हमने सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करना है केमिस्ट्री का। थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हम पढ़ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर और जल्दी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर हमारा ये है। अभी तक हमने ये देखा था कि 3 जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं एटम के, वो हमने दरियाफ्त कर लिए, उनको हमने डिस्कवर कर लिया, फाइंड कर लिया। इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को, कि ये तीनों जो हैं किसी एटम का एक बुनियादी हिस्सा है, फंडामेंटल पार्ट है उसका। ठीक है, फंडामेंटल ये है कि हर एटम के अंदर इन्होंने मौजूद होना है। ठीक है, यहां तक ये दरियाफ्त हो गया। अब उससे अगला स्टेप आना है कि जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर कैसे है, उसकी जो शक्ल है वो किस तरह की है, साख्त इसको उर्दू में कहते हैं, कि वो किस तरह की है, न्यूक्लियस कहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एंड सो ऑन। तो अगला स्टेप जो है अब ये वाला जो है अब हमने पढ़ना है आगे। सो देखें, यहाँ से ये स्टार्ट होता है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ दीज पार्टिकल्स, कहते हैं जब हमने ये पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए हैं, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरोज, तो कहते हैं एक बड़ा अहम सवाल निकलता है एज टू हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, कि ये जो ज़र्रे हैं वो किस तरह से इनकी अरेंजमेंट है इन अ टाइनी प्लेस कॉल्ड एटम, कि ये एक छोटी सी जगह है एटम और उसके अंदर जो है ये किस तरह से अरेंजमेंट इनकी हुई हुई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। मेन सवाल फिर ये बन जाता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, एटम की बनावट किस तरह की है। तो वो फिर आगे हमने अब पढ़ना है टॉपिक अगले वाले, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस हमें पता है वो दरमियान वाला हिस्सा होता है, तो ज़ाहिर पहले शुरू में तो नहीं था पता, तो उसको डिस्कवर किया गया था, तो ये उसकी साख्त में ही आता है, स्ट्रक्चर में आता है। सो कहते हैं लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 प्रोवाइडेड आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो ये सवाल जो है न्यूक्लियस के मुतालिक, ये उसने फिर हमें आंसर दिया। ही कैरिड आउट अ रिमार्केबल एक्सपेरिमेंट, एक बहुत अहम उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, तजर्बा, इन विच ही हिट अ स्ट्रीम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो एक ख़ास किस्म के पार्टिकल्स की एक पूरी स्ट्रीम, एक पूरा फ्लो जो है वो हिट किया उसने, मारा कहाँ पे, टू अ वेरी थिन गोल्ड फाइल, यानी सोने की एक बहुत ही पतली सी परत लेके उसके ऊपर स्पेशल काइंड ऑफ पार्टिकल्स जो हैं उसने बम्बार्डमेंट किए, मारे हैं। अब उससे क्या होगा, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से ही कंक्लूडेड दैट, उसने ये रिजल्ट निकाला। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पिछले सिलेबस में उसने पूरा ये डिटेल में बताया हुआ था कि कौन सी चीज़ थी, कैसे हुआ, लेकिन यहाँ डिटेल में नहीं है, बस उसने ये ऐसा काम किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, तो अब उसका जो रिजल्ट है बस वो उसने बता देना है। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूडेड दैट, उसने ये रिजल्ट निकाला, एन एटम हैज़ 2 पोर्शन, तो एटम के 2 हिस्से होते हैं। अ टाइनी सेंट्रल पोर्शन, एक छोटा सा दरमियान वाला हिस्सा, विच ही कॉल्ड एज न्यूक्लियस, जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया, एंड अ रिलेटिवली लार्ज, कहते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा है, टाइनी है, तो उस टाइनी जगह के लिहाज से कहता है कि जो इर्द गिर्द वाली जो जगह है वो ज़्यादा बड़ी होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। और रिलेटिवली लार्ज एरिया, उसके हिसाब से थोड़ा सा बड़ा एरिया, बड़ी जगह सराउंडिंग दिस, जिसने इस जगह इसको घेरा हुआ है, इस न्यूक्लियस को घेरा हुआ है, विच ही कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, जिसको उसने क्या नाम दिया कि न्यूक्लियस के अलावा क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। और जाहिर है डेफिनेटली ये वो जगह होगी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। इट वॉज आल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मैस, अब देखें ये ब्रैकेट वाली चीज़ें, जो भी ब्रैकेट वाली चीज़ें आएंगी इनको ज़रूर आपने याद करना है, लिख के देखें, नोट्स बनाए इनके, ठीक है, आपको पता हो कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको आपने ऐसे ही जाने नहीं देना, बाकी तो हम समझ रहे हैं ना साथ साथ। इट वॉज आल्सो डिस्कवर्ड दैट, कहता है ये भी इसमें दरियाफ्त हुआ, दैट ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम, एक एटम का जो ऑलमोस्ट सारा का सारा जो उसका मास है वो कहाँ पे है, इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की जगह आपके ऊपर पड़ा हुआ है। अब जाहिर है ये भी फर्दर उसने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल्स, कहते हैं दोनों जो हैवी पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा हल्के हैं तो ये सारे ही हल्के, लेकिन अगेन दोनों को रिलेटिवली आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का है और उनके मुकाबले में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो थोड़े से हैवी होंगे। तो फिर एटम का जो ओवरऑल मास है वो कहाँ पे होगा, सेंटर में, क्योंकि दोनों जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो सेंटर के अंदर है, इसलिए उस जगह को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया है। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फाउंड टू बी प्रेजेंट हियर, कि वो वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो इसको याद कर लें। इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दीज 2 पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर,
अब जाहिर है ये क्यों इकट्ठे बैठे हुए हैं वहां पे, ठीक है, इधर उधर जा सकते थे लेकिन क्यों नहीं जा रहे, तो उसकी रीजन बता रहा है कि ये जो दोनों पार्टिकल्स हैं हेल्ड टुगेदर, इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उनके दरमियान एक फोर्स है, तो उस फोर्स का नाम हमने रख दिया कि ये न्यूक्लियर फोर्स है, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। आगे उसने एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे तीनों पार्टिकल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो दिए हुए हैं, उनके ऊपर जो चार्ज है वो लिख दिया और साथ ही उनका जो मास है वो लिख दिया। और जाहिर है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एमसीक्यूज के लिए भी और इवन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। तो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन आपको पता है माइनस में चार्ज होता है, 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये कूलम चार्ज जो की जो यूनिट है वो कूलम है, अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे आप। तो प्रोटॉन जो है जाहिर है वही चार्ज है, सेम चार्ज है लेकिन वो पॉजिटिव है, इसलिए तो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रॉन पे जाहिर है कि कोई चार्ज नहीं है क्योंकि वो खुद ही न्यूट्रल है। और इसी तरह उनका जो मास है वो देखें इलेक्ट्रॉन का 9.109 इंटू 10⁻⁻31, ये असल बात -31, बहुत ही हल्का, ठीक है। और इसी तरह जो प्रोटॉन है वो 10⁻⁻27 है तो ये भी हल्का, लेकिन ये -27 है, वो -31 है, तो ये 27 से भी 4 जीरोस और पीछे की तरफ जा रहा है। तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मास कम है और न्यूट्रॉन का भी ऑलमोस्ट उतना ही है, 1.673 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, बस ये थोड़ा सा फर्क है, बाकी 10 की पावर वही है उसकी भी, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट दोनों का सेम वेट है, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी। तो ये यहाँ तक इन्फॉर्मेशन, तो ये टेबल भी ज़रूर इसको याद कर लें। नेक्स्ट ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था पिछले सिलेबस में भी और अभी भी डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इधर से पता चला था, क्योंकि ये एक किस्म का ना समझ लें एडवांस मॉडल है कि यहाँ से पता चला था कि जो एटम है उसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, तो उसने प्रॉपर एक मॉडल बना के दिया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझना है और इसको तैयार करना है। कहते हैं 1913 नील बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल, उसने एक मॉडल, अब ये प्रपोजल होता है बेसिकली क्योंकि किसी ने भी देखा नहीं है इन चीज़ों को, तो एक्सपेरिमेंट कर करके जो है वो एक आइडिया लेते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा। जैसे कायनात है, कायनात हमारी जो पूरी यूनिवर्स है वो कैसे बनी हुई है, सब लोग कहते हैं जी बिग बैंग। अब बिग बैंग किसी ने भी नहीं देखा हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट या इन चीज़ों से ऑब्जर्वेशन से उन्होंने आइडिया लिया हुआ है कि ऐसे हुआ होगा। तो डेफिनेटली ये भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो बता रहे होते हैं। प्रपोजल देखिए ना, प्रपोज लिखा हुआ, ठीक है, बताया उन्होंने कि ऐसे हो सकता है। अब मॉडल फॉर द हाइड्रोजन एटम, अब ज़रा किसी एक एलिमेंट का ही लेना था ना, चाहे ऑक्सीजन का ले लें, लेकिन हाइड्रोजन चूंकि सबसे ईजीएस्ट होता है, सबसे छोटा होता है, सबसे कम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसको समझना सबसे ईजी होता है हाइड्रोजन को। फॉर द हाइड्रोजन एटम विच इज़ कॉल्ड बोहर्स एटॉमिक मॉडल, तो जो उसने मॉडल दिया उसके नाम पे ही पड़ गया बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब ये मॉडल क्या बताता है, द इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, घूम सकते हैं। तो पहली दफ़ा ये इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द ऑफ एन एटम इन स्पेसिफिक पाथ, ये सबसे अहम बात, कि घूमते तो हैं लेकिन एरी फेरी नहीं है, रैंडम नहीं है, बाकायदा एक पूरा रास्ता बना हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना जी हमारी सड़क बनी हुई है तो हमने इधर को जाना है, वहाँ पे एक्चुअल बनी हुई तो नहीं होगी, लेकिन उसने प्रॉपर एक शेप में जाना है। जैसे हमारी जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो उसी अपने मदार के गिर्द घूमती है, उसी एक्सिस के गिर्द घूमती है, इधर उधर नहीं होती। क्योंकि इधर उधर नहीं होती तो हर साल के साल जो है वो वही गर्मी वही सर्दी होती है, को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता। तो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रॉपर एक जो उनका रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते में उन्होंने घूमना होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक पाथ हैं उनके, कॉल्ड ऑर्बिट्स, जिनको हम ऑर्बिट भी कहते हैं या शेल भी कहते हैं। तो ये नाम याद करने हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से घूम रहे होते हैं उस रास्ते का नाम क्या है, ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन वन ऑफ दीज ऑर्बिट, जब जाहिर है रिवॉल्व कर रहा है वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, इट्स एनर्जी इज फिक्स्ड, इलेक्ट्रॉन के अंदर जितनी एनर्जी है वो फिक्स है, चाहे वो इधर होगा चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा, लेकिन जब तक वो एक अपने ही उसी मदार में घूम रहा है, उसी सर्कल में घूम रहा है, तो एनर्जी उसकी फिक्स रहनी है। आल्सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में होता है विच इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक तरीन में होता है, इट्स एनर्जी इज मिनिमम,
कम से कम एनर्जी इसके पास होती है। जितना वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, मतलब ये होगा कि उतना ही न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, उसकी अपनी एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। वो एनर्जी इसी तरह की होती है कि उसने कैसे एस्केप करना है, अगर न्यूक्लियस से छूटना है तो कितनी एनर्जी उसके पास होगी। तो जितना वो नज़दीक होगा, ग्राउंड लेवल पे होगा, उतनी ही एनर्जी उसमें कम होनी है, ये हमें याद रखना है, मिनिमम। एंड इट इज़ कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम। वो कहते हैं ना, बिल्कुल ग्राउंड स्टेट है, ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ है, कोई इस तरह का एग्जाम्पल आप माइंड में बिठा सकते हैं। तो ग्राउंड लेवल फिर कौन सा होगा? सबसे पहला पाथ, सबसे नज़दीक वाला पास किसका? न्यूक्लियस के नज़दीक वाला पाथ। तो वहाँ पे उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मिनिमम होगी, ये आपने इसको याद कर लेना है। द ऑर्बिट दैट आर फर्दर अवे, जितने ऑर्बिट ज़ाहिर है फिर दूर होते जाएंगे, क्योंकि एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते हैं। तो एक ऑर्बिट है, उससे पीछे एक, उससे पीछे एक, उससे पीछे, और इनके बाकायदा नाम हैं, ठीक है, ये भी आगे लिखे हुए आएंगे। द ऑर्बिट दैट आर फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस पोजेसेस सक्सेसिवली ग्रेटर एनर्जी। जितना आप दूर होते जाएंगे उतना इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। द इलेक्ट्रॉन इज नॉट अलाउड टू ऑक्यूपाई अ स्पेस, कहता है इलेक्ट्रॉन कोई और जगह नहीं ले सकता इन बिटवीन द ऑर्बिट्स। यानी अगर एक सड़क है और दूसरी सड़क है, तो दोनों सड़कों के दरमियान अगर खेत हैं तो उन खेतों में से नहीं वो उसने गुजरना, वो सड़कों के ऊपर ऊपर से ही जाएगा हमेशा। तो अपने जो उसके ऑर्बिट्स हैं उन्हीं ऑर्बिट्स में उसने घूमना है। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये सारी ध्यान से समझें। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच शेल हैज़ अ फिक्स्ड एनर्जी, अब ज़ाहिर हर शेल के अंदर जितने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी फिक्स है। दीज शेल आर आल्सो नेम्ड एज एनर्जी लेवल्स। अब ये जो शेल्स हैं, ये जो ऑर्बिट्स हैं, इनको हमने क्या नाम रख दिया? एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं जी। एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, 3 एंड सो ऑन, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी फिक्स होती है ना, सबकी डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है। तो E1, E2 ऐसे एनर्जी हम कह सकते हैं। द शेल विच इज नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज कॉल्ड फर्स्ट शेल। जाहिर है सबसे नज़दीक वाला, वहाँ से स्टार्ट लेना है, बाहर से स्टार्ट नहीं लेना। न्यूक्लियस के पास वाला जो सर्कल है वो पहला शेल होगा, ठीक है। उसका नाम क्या रखना है? के शेल। तो के नाम है, ये आपने याद रखना है। एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इट हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये तो हमें पहले से ही पता है। सिमिलरली इसी तरह से द सेकंड शेल विल आल्सो बी एट अ डेफिनेट डिस्टेंस, एक खास फासले पे होगा दूसरे वाला, फ्रॉम द न्यूक्लियस विच विल ऑफ कोर्स बी ग्रेटर देन द फर्स्ट शेल। जाहिर है फर्स्ट शेल से उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विल आल्सो पोजेस ग्रेटर वैल्यू ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये वही बात है। और पहले वाले का नाम हमने के रखा है, तो दूसरे वाले का एम है, तीसरे वाले का एन है, और आगे ओ पी इस तरह से हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल हैं हो सकते हैं वो उतने हम नाम रख देते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स में आल्सो भी प्रेजेंट इन द थर्ड शेल और द हायर शेल्स, तो वहाँ पे भी हो सकते हैं, तो उसको एनर्जी लेवल भी हम कहेंगे। ईच शेल इज फर्दर, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट बात, अब इतना तो हमें समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपने एक मुनासिब रस्तों में से ही घूमना है, लेकिन अब ये वो बात करने लगा कि हर एक जो रास्ता है उसको अगर आप जूम करेंगे, उसके और अंदर जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो एक रास्ता नहीं है, वो एक से ज़्यादा रास्ते भी बन सकते हैं, और होते हैं, एक से ज़्यादा रास्ते होते हैं। उसका नाम है सब शेल्स। अभी एक पूरे रास्ते का नाम हमने क्या रखा? शेल। तो उस शेल के अंदर और सब शेल हो सकते हैं। जैसे मोटरवेज है, तो मोटरवे हम कहते हैं जी सड़क है जी मोटरवे, तो हम आम तौर पे कहते हैं जी एक ही सड़क है, लेकिन जब आप जाके देखेंगे तो उसमें लेन्स बनी होती हैं, लैन नंबर 1, लैन नंबर 2, लैन नंबर 3, ठीक है। तो एक ही सड़क के कुछ पार्ट्स हम बना देते हैं। तो ऑलमोस्ट यही चक्कर जो है वो यहाँ पे है। ईच शेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब शेल्स आर ऑर्बिट्स। तो सब का मतलब कि और उसके छोटे पार्ट्स, जैसे वो मैथ में होता था, सेट था तो उसके सब सेट्स होते थे, तो वही चक्कर है। द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन अ शेल, अब ज़ाहिर है एक शेल के अंदर कितने सब शेल्स हैं वो कैसे पता चलेगा? इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एन, वो कहते हैं एन की वैल्यू के बराबर होती है फॉर दैट शेल। अब वो कैसे है वो आगे उसने एग्जाम्पल हमें दी हुई है। फॉर द फर्स्ट शेल, जो पहला शेल है, और ज़ाहिर है उसको n इज इक्वल टू 1 कहेंगे, पहले शेल n इज इक्वल टू 1, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जैसे होता है, तो उसके लिए n इज इक्वल टू 1 होगा। इट विल देयरफॉर हैज़ ओनली 1 सब शेल, तो कहते हैं चूंकि पहला लेवल है तो पहले लेवल का सब शेल भी एक ही है, यानी वही एक सड़क है, उसके हमने कोई पार्ट्स नहीं बनाने। तो जो पहले वाला के वाला है उसमें क्या है? एक ही सड़क है, एक ही उसका रास्ता है, ठीक है, उसमें और उसके पार्ट्स नहीं हम बना रहे, क्योंकि वो n इज इक्वल टू 1 है। इट विल देयरफॉर हैव ओनली 1 सब शेल विच इज कॉल्ड एस सब शेल।
यानी अब ये भी याद रखना है, शेल्स के नाम क्या हैं, KLMN, उस तरह से। अब ये जो सब शेल्स हैं, जो छोटी सड़कें हैं, ठीक है, जो उसके अंदर लैंड्स हमने हैं, तो पहली लैंड जो है, पहला जो सब शेल होगा उसका नाम क्या है, S, छोटा S, बड़े वाला नहीं, कैपिटल नहीं है, स्मॉलर ABC है, ठीक है, S सब शेल उसको कहेंगे फॉर n इज इक्वल टू 2। अब वो दूसरी वाली मोटरवे पे हम जाने लगे हैं, सेकंड वाली के ऊपर। देयर विल बी 2 सब शेल्स, अब वहां पे 2 सब शेल्स होंगे, एक S होगा एक P होगा, यानी उस बड़ी जो दूसरी सड़क है, दूसरा मोटरवे है, उसके हमने 2 पार्ट्स कर दिए हैं, एक लाइन बीच में लगा दिया तो 2 पार्ट्स बन गए, उसके 2 सड़कें हो गई। तो एक पहली वाली का नाम वही S होगा, जैसे पीछे वाले में भी ऐसे ही नाम रखा था। तो जो पहला सब शेल होता है वो उसको हम S ही कह रहे हैं हर दफा, दूसरे वाले का नाम अब P हो जाएगा। द सेकेंड शेल विल देयरफॉर हैव 2 सेट्स ऑफ सब शेल्स, ठीक है, वही बात 2 उसमें होंगे। द थर्ड शेल, अब अगेन हम तीसरी मोटरवे, तीसरे सड़क पे जा रहे हैं M के ऊपर, तो n वहां पे n इज इक्वल टू 3 है, तो फिर इसका मतलब वहां पे 3 सब शेल, यानी जितने लेवल पे आप जाएंगे उतने सब शेल बनते चले जाएंगे। पहली सड़क पहला शेल, वहां पे एक ही सब शेल, दूसरी सड़क दूसरा शेल, वहां पे 2 सब शेल, तीसरी सड़क तीसरा शेल और वहां पे 3 सब शेल, एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो पहले को S कहते हैं, फिर S और P हो जाता है, फिर SP के साथ D आ जाता है, और अगर आप चौथे पे जाएंगे तो SPD और उसके साथ चौथा F हो जाएगा। तो ये नाम भी हमें याद रखने हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन भी है, द साइज ऑफ एन एटम इज सो स्मॉल, अब वो साइज की बात बताने लगा कि कितना एक एटम छोटा होता है, इज सो स्मॉल दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी इट विद अ नेकेड आई, आम आंख से हम उसको देख ही नहीं सकते। हाउएवर अ ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये याद रखनी है, ये नाम MCQ में आ जाता है। यानी वैसे तो हम नहीं एटम को देख सकते, लेकिन अगर आपके पास ये वाली माइक्रोस्कोप हो, क्या नाम है इसका, ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वहां से फिर आप एटम्स का कुछ आइडिया ले सकते हैं। तो जाहिर है कि ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, अब ये नहीं कह सकते कि एटम को हम बिल्कुल ही देख नहीं सकते। तो जाहिर है कि टेक्नोलॉजी दिन बाय दिन जो है वो एडवांस होती जाती है, नई नई चीज़ें आती जाती हैं, तो फिर ये इन चीज़ों का भी हमें पता होना चाहिए। अभी भी देखें, अब नई अप्रोच बताने लगा है, लेटेस्ट, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ यहाँ पढ़ी है, ये मैंने कुछ दिनों पहले किसी वो वीडियो वगैरह के अंदर देखी थी, तो लेटेस्ट चीज़ें भी आपकी बुक के अंदर हैं। तो कहता है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, जो अब की अप्रोच है मॉडर्न, इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज क्लाउड्स। वैसे तो हम कहते हैं जर्रा है छोटा सा, तो हम देखेंगे, हमारे माइंड में तो यही है कि एक छोटा सा जर्रा है कंकर की तरह, लेकिन कहता है कि जब नेचुरली आप देखेंगे इसको तो वो कोई जर्रा नजर नहीं आएगा, वो क्लाउड की तरह नजर आएगा, बादल की तरह, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करता है कि आप उसकी एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते, मूव करता रहता है, हरकत करता रहता है, कब उसने किस जगह होना है आप एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए वो क्लाउड की शक्ल इख्तियार किए होता है, बादल धुंधनुमा जो है वो चीज़ बन जाती है। इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चार्ज्ड, अब सारे चार्ज तो है ना उसके ऊपर नेगेटिव, तो चार्ज क्लाउड्स हैं हुज लोकेशन, जिसकी जो जगह है कि कहाँ पे वो होगा, अराउंड द न्यूक्लियस कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, वो हम उसकी जो है प्रिडिक्शन नहीं कर सके, पेशेंट गोई नहीं कर सकते कि वो कहाँ होगा विद 100%, 100% एक्यूरेसी के साथ, बस अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑल वी कैन से दैट, हम सिर्फ ये कह सकते हैं, देयर इज़ अ सर्टन प्रोबेबिलिटी, एक ख़ास अंदाज़ा है उसका, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टन प्रोबेबल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एक अंदाज़ा हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियस से इतने फासले पर अंदाजन इसको होना चाहिए, एग्जैक्ट 100% हम नहीं बता सकते। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रूर जहन में रखें। और ये वही उसने कुछ बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे शेल्स तो नहीं है, सॉरी सब शेल्स तो नहीं है, शेल्स हैं बस हाली, ठीक है, हाली एक एक लाइनें उसने लगा दी हैं। तो ये उसने कोशिश की न्यूक्लियस बनाने की, ये उसका पहला शेल है, फिर ये दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, और हर एक का देखें उसने बताया है कि जो फर्स्ट शेल है उसका नाम K रखते हैं, n इज इक्वल टू 1 है वहाँ पे, और एनर्जी लेवल जो है उसका E1 हम उसको कह देते हैं। सेकंड उसको हमने L का नाम देना है, n इज इक्वल टू 2 होगा, एनर्जी उसकी E2 होगी। इसी तरह से थर्ड शेल M देखें उसका नाम है, और फोर्थ शेल जो है उसको N कहते हैं। तो ये K L M N ये नाम हमें याद रखने हैं। और देखें यहाँ उसने लिखा भी है कि एनर्जी लेवल जो 4 है वो ग्रेटर है थर्ड वाले से, थर्ड वाला 2 से ग्रेटर है, 2 वाला फर्स्ट से ग्रेटर है, तो E4 सबसे बड़ा है, क्योंकि E4 जो है वो सबसे दूर है। जितना नज़दीक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नज़दीक वाले चक्कर पे होगा, उतनी एनर्जी उसकी कम होनी है, जितना उसने दूर होना है उतनी एनर्जी ज़्यादा होनी है, ये याद रखें।
आगे एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, द लार्जेस्ट एटम सीजियम। अब यहाँ पे वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नेचुरली जो अकरिंग एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे बड़ा एटम किसका है और सबसे छोटा एटम किसका है। तो सबसे बड़ा कह रहा है सीजियम का है, ठीक है। और मैंने नेट से देखा है सीजियम का 298 पीएम था, पिकोमीटर। वो हमने फिजिक्स में पढ़े थे ना उसके प्रीफिक्सेस, तो प्रीफिक्सेस में वो हमने नैनो पीटो जरा कुछ पढ़ा था। तो ये पीको जो है ये 10 की पावर शायद 12 बनता है, ठीक है। तो इतने लेवल पे जो है उसका वो बनता है 298 पिकोमीटर्स, कि इतना डिस्टेंस जो है उसका बनता है, इतने उसका जो कह लें कि उसका डायमीटर है उतना होगा। तो सीजियम जो है वो सबसे बड़ा है, अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स बिगर देन द स्मॉलेस्ट एटम हीलियम। तो कहता है हीलियम जो सबसे छोटा है उससे जो है ये 9 टाइम्स तकरीबन ये बड़ा है। तो साइज का एक किस्म का कंपैरिजन जो है वो आपको बता रहा है। आगे पढ़ते हैं, आगे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको छोड़ना नहीं है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये नई चीज़ आ रही है। अब ये तो हो गया जी, शेल्स हैं, सब शेल्स हैं, कौन सी जगह है, कितनी सड़कें हैं, कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रॉन जा सकता है। लेकिन अब ये है कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पहले शेल में कितने होंगे, दूसरे में कितने होंगे, वो सारा यहाँ पे बताएगा। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड, कि कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जा सकता है इन दीज एक्स्ट्रा न्यूक्लियस सबशेल्स। तो वो हमने क्या करना है, द साइंटिस्ट हैव डिवाइज्ड अ फार्मूला। अब ये फार्मूला है हमारे पास और वो फार्मूला है 2n²। और ये फार्मूला बड़ा अच्छा यूज़ हो जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। और ये आगे एक एग्जांपल करके हमें बताएगा भी। 2n फार्मूला वेयर n कैन हैव वैल्यूज 1 2 3। 1 2 3 वही है कि उसके जो शेल्स हैं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। अभी हमने देखा कि किस शेल के अंदर हैं हम, पहले में दूसरे में, तो n जो है वो बताएगा। शेल्स हैव आल्सो बीन नेम्ड, जाहिर है ये नेम हमने पढ़ लिए ऊपर, k l m इस तरह से वो नाम रखे हुए हैं, एंड सो ऑन। व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 1, यानी जब n की वैल्यू 1 है, हम पहले शेल के अंदर हैं, इट मीन्स फर्स्ट आर k शेल, जाहिर है ये पहला शेल है, उसको k भी हम कह सकते हैं। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी प्रेजेंट इन दिस शेल इज 2 × 1 का स्क्वायर। देखें ना, अब ये फार्मूला आपने लगाना है, n की जगह क्या लिखेंगे 1। अब 1 का स्क्वायर ले तो 1 ही होता है, और जब 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर देखें 2 आता है। तो फिर मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पहला शेल है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं के वाले शेल के अंदर। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद करनी है कि उसमें 2 है रह सकते हैं। हाउएवर हैव लेस देन 2, अब ज़ाहिर है 2 तो हो सकते हैं ना, 2 से कम हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ये एक, तो फिर वो जो एक पहला उसका शेल है उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। 2 हो सकते हैं, पॉसिबल है, गुंजाइश है वहां पे, लेकिन अब नहीं है तो नहीं है, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली फिर वो आगे एक पढ़ेंगे कि फिर वो उसको अपनी कमी को पूरा करता है, इसीलिए बॉन्डिंग बनती है और दूसरा आइटम उसके साथ जुड़ जाता है आके, वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, तुम पूरा कर लो। तो ये भी आगे बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे कि उसमें कैसे होती है बॉन्डिंग। सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 2, जब n 2 होगा इसी तरह से, इट मीन्स सेकंड ऑफ द l शेल, वो दूसरे वाला है, उसका l नाम है। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, वो उसमें 8 हो सकते हैं, क्योंकि अब हमने n की जगह पे 2 लगाना है। तो 2 का स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैथ का काम, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8। तो यही फार्मूला हमें बता रहा है कि दूसरे शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब अगेन डिपेंड करता है कि उसमें आपके पास हैं कितने, 6 हैं, 5 हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास टोटल 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब टोटल 8 है ना, तो सबसे पहले तो पहला शेल पूरा करना होता है ना, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ चले जाएंगे, भाई हम जा रहे हैं। लेकिन पीछे कितने रह गए, 6। तो फिर जो सेकंड वाला होगा शेल, उसके अंदर 6 ही हो सकते हैं, क्योंकि टोटल 8 है, 2 उधर चले गए तो बाकी तो 6 रह गए। लेकिन 2 और की गुंजाइश है, और वो जो गुंजाइश है उसी की वजह से फिर बॉन्ड बनेगा आगे से, तो बहरहाल वहाँ 6 रहेंगे। तो वो टोटल कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं। और इसी तरह जब n इज इक्वल टू 3 करेंगे, m शेल होगा, इट कैन अकोमोडेट 18। 18 देखें कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 लगेगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 18 बन जाता है। तो इस फार्मूले के थ्रू हम पता चलाते जाते हैं। उससे अगले वाला जो चौथा है उसमें 32 होते हैं, एंड सो ऑन पता चल जाता है। लेकिन ज़ाहिर इतने लंबे चौड़े की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तो पहले 2-3 से ही हमारा काम हो जाता है। तो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। दिस प्रोसेस विल गो ऑन, ये काम चलता रहेगा अनटिल द इलेक्ट्रॉन, ये अहम बात, अनटिल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम आर फिनिश्ड, कि जितने उसके इलेक्ट्रॉन हैं वो ख़त्म हो जाएं।
यानी ये असल में एक सीटिंग प्लान है। और बच्चे जब आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, भाई बैठ जाओ, पहले तो हमने पहली कतार में सारी पूरी करनी है, पहली कतार पूरी हो गई, अब अगली में चले जाओ, वो पूरी होगी अगली में। तो इलेक्ट्रॉन भी इसी तरह से अपनी जगह जो है वो फिल करते चले जाते हैं। आगे लास्ट वाला पैराग्राफ है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड, जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इन सब शेल्स। अब अभी तक उसने शेल्स की बात की है कि कितने कितने हो सकते हैं, अब शेल से जाना है सब शेल के अंदर। ठीक है, अब जैसे पहला हमारा जो शेल है उसके अंदर सब शेल भी एक ही है, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं उसी एस वाले, स्मॉल एस है ना, अभी हमने नाम पढ़ा था कि जो सब शेल होते हैं उनके भी नाम है, छोटी ABC वाले एस डी एफ इस तरह से नाम है उनके। तो उनके अंदर जो है, तो पहला सब शेल हमारा एस है और वो जो शेल है वो भी के वाला है, तो उसमें एक ही सब शेल एस, तो वो जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं उसी एस के अंदर जाने हैं। तो देखें यहाँ पे वो कहेगा कि वो जो सब शेल्स हैं एस पी डी एफ, उनके अंदर कितने कितने हो सकते हैं, वो भी उसने कैटेगरी बता दी है कि जो एस वाला है वो हमेशा 2 ही ले सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो उसकी गुंजाइश ही इतनी है। जब सेकंड शेल के अंदर जब पहला एस होना है और अगला जो है पी होना है, तो एस के अंदर हमेशा 2 ही बैठेंगे और पी में कितने बैठेंगे, 6, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बैठ सकते हैं। और इसी तरह डी के अंदर जो है वो 10 हो सकते हैं और एफ के अंदर जो है वो 14 हो सकते हैं। अब वही बात आ गई ना, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के पहले 2 तो चले जाएंगे पहले वाले शेल के अंदर, ठीक है, वो एस वाले के अंदर ही बैठ गए। अब बाकी 6 रह गए, बाकी 6 ने सेकंड वाले शेल के अंदर जाना है। अब सेकंड वाला शेल जो है उसके 2 सब शेल्स हैं, तो जो 2 सब शेल है, एक एस और एक दूसरा जो क्या नाम है पी, तो एस वाले में 2 बैठ जाएंगे, टोटल 6 थे ना रह गए पीछे, 2 कहाँ बैठ जाएंगे, एस वाले में, सेकंड वाले की बात हो रही है। और पीछे कितने रह जाएंगे, 4, तो वो जो 4 रह जाएंगे वो पी वाले में बैठ जाएंगे। तो इस तरह से यानी जो मेन बड़े वाला है उसकी भी आगे सीटिंग प्लान है। ठीक है, तो वो छोटे छोटे जो है इनकी, तो इनको भी हमें याद करना है कि एस के अंदर 2, पी में 6, डी में 10 और एफ के अंदर 14। अभी ये कुछ किया है, इसको फिर किसी और टाइम जो है ना डिटेल में इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बाज़ का नहीं समझ आती, तो किसी और टाइम मैथ की तरह इसकी फिगर बना के और डिटेल में इसको इंशाल्लाह समझेंगे। इन द फर्स्ट शेल देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये वही बात जो मैंने अभी आपको कही कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, विच शेल गो टू द एस सब शेल, क्योंकि उसमें है ही वही है, तो उसने एस वाले सब शेल के अंदर ही जाना है। इन द सेकंड शेल जो दूसरे वाला है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो फर्दर सब डिवाइड होके एस के अंदर 2 जाएंगे, और चूंकि 8 हैं तो एस में 2 चले गए, तो जो हमारा पी वाला है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एंड सो ऑन, इस तरह से ये चलेगा। यहाँ तक तो ये जितनी समझ सकते थे हमने समझी, एक दोबारा इंशाल्लाह इसका लेक्चर करेंगे, ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अब फर्दर आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर बड़ा सिंपल है, ये डेफिनेशन बहुत मशहूर डेफिनेशन है, पेपर में आती है कि एटॉमिक नंबर ये है कि किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों की या प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन क्योंकि ये सेम होते हैं, क्योंकि एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो चूंकि सेम होते हैं तो जिस मर्जी की तादाद ले लें, नंबर्स ले लें, ठीक है, तो इनकी जो तादाद है इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक नंबर। और जो मास नंबर है, मास नंबर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को प्लस करते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो दोनों की तादाद को ऐड अप कर लेंगे तो वो मास नंबर बन जाएगा। ये देखें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड द फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैंने शुरू में बताया था कि ये लाजमी हिस्सा होते हैं, इसलिए इसका नाम है फंडामेंटल। तो ये भी सवाल बन सकता है, इसलिए मैंने इसको किया ब्रैकेट्स में कि भाई फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन है और इनको क्यों कहते हैं फंडामेंटल, क्योंकि ये लाजमी है, इन्होंने आना ही आना है, इनके बगैर कोई भी एटम जो है वो पूरा ही नहीं हो सकता। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, तमाम जितना भी मैटर है। इन अदर वर्ड्स द एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके जितने भी एटम्स हैं प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो मौजूद हैं, कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। वही इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन, वही न्यूट्रॉन होते हैं। However, an atom of one element differ from an atom of another element। अब एक एलिमेंट का जो एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम से मुख्तलिफ होता है। देखें ना, एक तरफ सोना पड़ा हुआ है और एक तरफ लोहा पड़ा हुआ है, तो दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो उनके अंदर भी एटम्स हैं, तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट इस वजह से है कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद डिफरेंट है, प्रोटॉनों की तादाद डिफरेंट है। तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, उसके लिहाज से चीज़ें अल्लाह ताला ने अलग-अलग की हुई हैं।
हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसी वजह से इनकी तादाद की वजह से हर चीज़ डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। तो ये सारा मेन चक्कर है, ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। उनके ये जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, तादाद मुख्तलिफ होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलवेज फिक्स। अब कोई एक एलिमेंट है, जैसे लोहा है या ऑक्सीजन है, तो उसका कोई भी आइटम उठा लेंगे तो उसमें प्रोटॉनों की तादाद हमेशा सेम रहनी है, ये चेंज नहीं होती। एंड इट इज़ कॉल्ड द एटॉमिक नंबर, और इसको फिर हम क्या कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। जो भी मैंने बताया कि प्रोटॉनों की तादाद ले लें या इलेक्ट्रॉनों की तादाद ले लें। इलेक्ट्रॉनों की बात इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये बेचारे वो आवारागर्द भी होते हैं, घूमते फिरते भी रहते हैं। तो प्रोटॉन ने तो बेचारों ने उधर ही रहना है। तो प्रोटॉन्स जो हैं इनकी फिर डेफिनेशन बाकायदा बनती है कि प्रोटॉन्स की तादाद जो है वो फिक्स रहती है, और उसी को फिर हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर होता है। सिंस एन एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि ज़ाहिर पहले पढ़ा कि एक एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम विल बी द सेम, तो फिर जाहिर है कि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने वो हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है, इसको आपने याद करना है, इधर से स्टार्ट लेना है इस जगह से, ठीक है। ये जो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, इधर से ये लाइन आप करेंगे और उसके बाद जो अगली लाइन है ये वाली, इसको आपने याद कर लेना है इधर तक। तो ये आपके पास एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी, और ये लाइन भी इसके साथ जोड़नी है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। जब भी कोई सवाल आता है, न्यूमेरिकल आता है, तो जब एटॉमिक नंबर बताना हो तो हम जी लिख देते हैं साथ, कैपिटल जी। तो ये यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, जाहिर है कि ये यूनिक है, उसी चीज़ के लिए यूनिक है, अकेला है, टू दैट एलिमेंट, एंड द एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय दिस नंबर। जब ये हमें नंबर बताया जाता है तो उससे हमें पता चल जाता है। जब वो कहेगा ना एटॉमिक नंबर 8 है, तो हमारे जहन में आना चाहिए ये ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर 1 है, हमारे जहन में आएगा ये हाइड्रोजन है। तो इस तरह से पता चल जाता है उसका। इन अ पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे पास उनका एक पीरियोडिक टेबल बनाया हुआ है। ये भी आगे पता नहीं, पिछले तो वो चौथे चैप्टर में था, आप देख लेते हैं आगे कहाँ आएगा। तो वो कायदा उसकी पूरी सेग्रीगेशन की हुई है, क्लासिफिकेशन की हुई है, कौन सा एलिमेंट कहाँ आना है, तो इसको पीरियोडिक टेबल कहते हैं। वो बना हुआ बड़ा अच्छा। तो कहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, उनकी अरेंजमेंट जो की गई है अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े की तरफ। तो हाइड्रोजन सबसे पहले है, हीलियम उसके बाद है, ऑक्सीजन का 8वां नंबर है, क्योंकि उनके एटॉमिक नंबर उस लिहाज से है। तो उस लिहाज से उनकी अरेंजमेंट की हुई है पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब ये भी एक सवाल बन सकता है, ठीक है ना, ये आप इसको कर सकते हैं ब्रैकेट में कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें इनकी जो अरेंजमेंट है वो किस तरह से की गई है। तो हम कहेंगे कि उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम ऑलमोस्ट अकाउंट फॉर द टोटल मास, ये हमने पहले पढ़ा कि ऑलमोस्ट ये टोटल मास हो जाता है उसका, कि जितने न्यूट्रॉन्स हैं और जितने प्रोटॉन्स हैं। एंड हेंस इट इज कॉल्ड इट्स न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर भी एक नया नाम आ गया, मैंने भी पहली दफ़ा पढ़ा है। और मास नंबर, तो मास नंबर जो है फिर ये उसकी डेफिनेशन है कि मास नंबर क्या होगा कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की जो टोटल तादाद है उसको हम कहेंगे कि ये उसका मास नंबर है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए, और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पीछे क्या था जी से। तो जी और ए क्या है मास नंबर, जी क्या है एटॉमिक नंबर उसका। Just like atomic number, the atoms of an element may also be identified from its mass number. अब ज़ाहिर है जैसे एटॉमिक नंबर से हम किसी चीज़ की निशानदही कर सकते हैं, तो उसी तरह मास नंबर से भी कर सकते हैं, क्योंकि मास नंबर भी हर एक का यूनिक है कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, देन अब ये एग्जाम्पल देखें आ रही है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन ऑक्सीजन एटम इज 8। ऑक्सीजन की उसने मिसाल दी है कि उसके अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो 8 हैं, सो इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 8, ठीक है, 8 होना चाहिए। वाइल द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट इज 16। तो कहते हैं अगर दोनों को टोटल करें तो 16, क्योंकि 8 ही न्यूट्रॉन्स हैं 8 ही प्रोटॉन्स हैं, तो वो 16 हो जाते हैं। सो इट्स मास नंबर इज 16, तो मास नंबर 16 हो जाएगा। तो ये एग्जांपल भी याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, क्योंकि जब भी आपने ये देनी है तो इनके साथ ही एग्जाम्पल भी आप दे दें डेफिनेशन के साथ। Information about the atomic number and the mass number is often included with the symbol of an element। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है, जब किसी एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं ना, तो सिंबल के साथ अक्सर ये दोनों भी लिखे जाते हैं। जैसे ये देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखें उसके साथ ये लेफ्ट साइड पे नीचे करके 8 लिखा है और ऊपर जो है उसके टॉप के ऊपर 16 लिखा है।
तो 8 नीचे जो है एटॉमिक नंबर पे होगा और ऊपर 16 जो है उसका मास नंबर होगा। यही उसने आगे साथ बताया हुआ है। कार्बन का भी देखें 6 12 है, तो 6 उसका एटॉमिक नंबर है, 12 उसका मास नंबर है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहता है ए तो हो गया ना उसका दोनों का टोटल, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और ये जी क्या है, सिर्फ प्रोटॉन्स। तो अगर हमें ये देखना हो कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो फिर जाहिर है कि ए में से जी माइनस करा दें, क्योंकि ए के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं और जी में सिर्फ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन माइनस हो जाएंगे तो पीछे न्यूट्रॉन रह जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना है, n इज इक्वल टू ए माइनस जी। और ये उसने आगे एग्जांपल भी दी हुई है कि सल्फर में अगर 16 उसका जो है एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये जी है, ये नीचे वाला जी होगा, ऊपर वाला ए होगा, तो फिर a में से z माइनस करें, 32 में से 16 निकालें तो न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो ये मैथमेटिकल सवाल भी आ जाता है। आगे ये एक इन्फॉर्मेशन भी है कि चेंजिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आयन। ये भी मेरे ख्याल में पहले बताया होगा कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देते हैं, अपने उन सर्कल से, मदारों से, शेल से निकल के कहीं और चले जाते हैं, तो तादाद चेंज हो जाती है, या कहीं और से आ जाए तो वो भी तादाद चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को चेंज कर देना, तो वो क्या हो जाता है, वो एटम जो है वो आयन बन जाता है। आयन का मतलब ये होता है कि पहले वो न्यूट्रल था, अब उसके पास अगर आ गया तो उस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो अगर वो चला गया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का ज़्यादा होना जो है, इसको हम कहते हैं ये आयन बन गया। अब आयन की फिर आगे कैटेगरीज हैं कि वो क्या काम करेगा आगे से। तो आयन्स बनना जो है वो ये बात कर रहा है, वाइल चेंजिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट फॉर्म्स आइसोटोप। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आगे आइसोटोप भी आएगा। कहता है अगर न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाए, एलिमेंट वही है, जैसे लोहा है, जैसे कार्बन है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, तो कार्बन के एक एटम में से आप न्यूट्रॉन की तादाद कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। अब आइसोटोप की भी पूरी डिटेल है, आगे पढ़ेंगे कि क्या है। अब ये 7 छोटी सी एग्जांपल जो है आज के लेक्चर के साथ कर लें, फिर एंड करते हैं कि इसमें क्या है जी। ये बेरियम का उसने बताया हुआ है कि उसका एटॉमिक नंबर 56 है और मास नंबर 137 है, और यहाँ से क्या करना है, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। तो वही सिंपल उसने काम किया, दोनों को माइनस किया है, तो 81 हमें पता चल गया कि ये उसके न्यूट्रॉन्स हैं। तो फिर इसका मतलब अगर सारे बताने हैं तो 81 न्यूट्रॉन्स हुए, प्रोटॉन देखें 56 है, क्योंकि ये ज़ाहिर है यही था ना उसका 56 मास नंबर, वो जो है एटॉमिक नंबर, और जितने 56 प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हमने कहा कि बराबर होते हैं। तो आप तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो बता सकते हैं मेरे ख्याल में। हाँ, और ये और भी एग्जांपल्स हैं, तो ये आप खुद करिएगा। ये जो एग्जांपल है ये मैंने करने की कोशिश की थी, एक आध मैंने की है, बाकी फिर मैंने नहीं किए। तो ये पहला जो है ना, ये PT जो है, ये सिंबल बनता है प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम का जो है ये जी जो है 78 है और उसका A 195 है, तो दोनों को आप माइनस करेंगे तो N पता चल जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 117। तो आप सारी वैल्यूज़ बता दें, 117 न्यूट्रॉन्स हैं और 78 जो माइनस हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वही प्रोटॉन्स हैं, ये दोनों तो सेम होने हैं। और दूसरा जो है मैग्नीज़ है Mn, उसके भी ज़ाहिर है 22 और 55 है, तो ये भी वही कि ये Z है, ये A है, दोनों को आप माइनस करें, N आ जाएगा 32 एंड सो ऑन। इस तरह से आपने इन तीनों का कर लेना। आगे ये आयोडीन का है, वो भी आप कर लेंगे। तो यहाँ तक रखते हैं, आगे से भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारा ये टॉपिक है। आइसोटोप्स पेपर के लिहाज से बहुत अहम है, ये हम करेंगे इंशाल्लाह। तो ये काफ़ी, ये 40 मिनट्स का तो ये लेक्चर हो गया, तो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर पे करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।